Hello everyone and welcome back to my channel, and today we are going to discuss about CEA, that is Clinical Establishment Act. And here we all have a question in our mind, like, are we really looking for this act or something like this, or is it something really appropriate to enforce into a medical field? Or we can say, like, is this the act which can actually provide justice to all the medical practitioners and to all the patients as well? So yeah, today we are going to discuss about all these factors of this act, and moreover we are going to discuss about all the rules and regulations that has been laid down in the act itself. So let's have a look upon this. So the basic or the main objective of this act is to ensure the registration of all the clinical establishment in India. So that is the main objective of this act. Second objective is to bring transparency and uniformity. The very third objective is to bring standardization in treatment. So these are the basic objectives and the basic outline, you can say, of this act. And the act is applicable on both the sector, on public sector as well as on private sector also. तो हाँ बिल्कुल, ये एक्ट हमारा पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पे एप्लीकेबल है। प्लस इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाए, स्टैंडर्डाइजेशन लाए हमारे ट्रीटमेंट में, और जितना भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट हमारे हैं इंडिया में वो सारे रजिस्टर्ड हो जाएं। मेन काम इसका क्या है, जितने भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें रजिस्टर्ड करा देना। तो ये तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट होता क्या है। Clinical establishment may be a hospital or a maternity home, nursing home, dispensaries, clinic like Unani, Ayurvedic, or Ayush clinics also. These all are included under the term clinical establishment. Plus any diagnostic center or lab, or you can say any institution that provide any healthcare services or any treatment are going to be considered as a clinical establishment, or even any single doctor clinic also will going to be counted under clinical establishment. Okay, तो ये सारी चीज़ें तो हमारी काउंट होती है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में। कौन कौन सी? कोई भी हॉस्पिटल, मेटर्निटी होम हो गया, नर्सिंग होम हो गया, या कोई भी सिंगल डॉक्टर क्लिनिक हो गया, आयुष क्लिनिक्स हो गए, आयुर्वेदिक क्लिनिक होते हैं, यूनानी क्लिनिक्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, ये सब हमारी कंसिडर करी जाएगी बेसिकली क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में। अब बात करते हैं कि इस एक्ट का एक्सेप्शन क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में हमारी काउंट नहीं होगी। सो वो है आपका आर्मी क्लिनिक या आर्मी हॉस्पिटल। ये आपके एक्सेप्शन से, ये आपके इस डेफिनेशन से टोटली एक्सक्लूडेड है। और क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है तो इनके लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है टू गेट देयर क्लिनिक और हॉस्पिटल रजिस्टर्ड, क्योंकि ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की एक्ट में कवर नहीं करे जाते। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है और क्या हमारा इससे एक्सक्लूडेड है या काउंट नहीं करा जाएगा। तो अब चलते हैं कि भाई इसका प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का। अगर हमें अपना क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर कराना है तो क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा और जिसकी वैलिडिटी लास्ट रहती है 2 ईयर्स की। उसके बाद सारे रूल्स वगैरह को फॉलो करने के बाद, कंप्लाई करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, जिसकी वैलिडिटी रहती है 5 ईयर्स की, और आपको हर 5 साल के बाद उसे रिन्यू कराना पड़ता है। और अगर आप कोई भी रूल या रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करते तो आप पे ह्यूज मॉनिटरी फाइन इम्पोज करा जा सकता है, पर कभी भी आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, मतलब जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आपको सिर्फ मॉनिटरी फ़ाइन ही देना पड़ेगा, बट इसकी लास्ट लिमिट जो रहती है मॉनिटरी फ़ाइन का वो रहता है 5 लाख रुपीज़। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करा जा सकता लिमिट। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे हमें, अगर हमें रजिस्टर कराना है तो कैसे हम रजिस्टर करा सकते हैं और क्या ड्यूरेशन रहेगा। सो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को पता है कि वो जहाँ पे काम कर रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, although the person concerned providing his services or practicing in that non-registered establishment, then he can be liable and he can be charged with the amount of ₹25,000 as a fine. Okay,
अगर किसी पर्सन को पता है कि वो जहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या वो किसी भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है पर वो नॉन रजिस्टर्ड इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है एज पर द नॉर्म्स ऑफ दिस एक्ट, तो उसके ऊपर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगली बात, मान लीजिए आपका खुद का एक क्लिनिक है जो आप टोटली रन कर रही हैं और आपने कुछ सर्टेन रजिस्ट्रेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करा, तो उस केस में आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है 50,000 का या फिर 1 लाख रुपीज़ का, और इन दी एंड आप पे 5 लाख रुपीज़ तक का लास्ट फाइन लगाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए आप एक क्लिनिक या सेंटर को रन कर रहे हैं पर आपने कुछ सर्टेन जो मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स हैं उन्हें आपने फॉलो नहीं करा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, इन दैट केस फर्स्ट ऑफेंस के लिए आप पे फाइन इम्पोज किया जाएगा 10,000 रुपीज़, सेकेंड ऑफेंस में आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा फ़ाइन 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये, और थर्ड केस में जो कि आपका सब्सिक्वेंट ऑफेंस होगा उसमें आपके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा 5 लाख रुपए का, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। सो आई थिंक ये फ़ाइन का पेनल्टीज़ आपको एकदम क्लियर होगा कि कैसे आप पे पेनल्टी इम्पोज होगा अगर इन एनी केस अगर आप जो भी प्रोसीजर है या गाइडलाइंस उन्हें फॉलो अप नहीं कर पाते तो ये एक फ़ाइन का सीक्वेंस और इस तरीके से आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा, और बिल्कुल भी आप पे कोई भी तरह की इम्प्रिजनमेंट का कभी भी आप उसके अंडर लायबल नहीं होंगे। कुछ भी होगा तो आपके ऊपर से फ़ाइन लगाया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट नहीं है इस एक्ट में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी बेसिक गाइडलाइंस है जो एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट को या एक रजिस्टर्ड क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट को फॉलो करना नेसेसरी है, मैंडेटरी है उनके लिए। तो सबसे पहली बात, जो भी आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और जो भी आप फ़ीस चार्ज कर रहे हैं पेशेंट से, उसे आपको एक डिस्प्ले करके लगाना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे हर बंदा देख सके, हर पेशेंट देख सके, उनके लिए एक्सेसिबल हो उसे देखना। वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा प्लस जो भी उस एरिया की लोकल लैंग्वेज होगा उसमें लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो होगी, आपका जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपको प्रोविजनल है, चाहे वो आपको परमानेंट सर्टिफिकेट है, वो आपको कोई भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे डिस्प्ले करना पड़ेगा जहाँ से वो इजीली एक्सेसिबल हो, देखा जा सके। अगला पॉइंट जो आता है, जो भी आपका जो भी क्या कहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको लाइसेंस मिलेगा बायो वेस्ट के लिए, वो लाइसेंस को भी आपको डिस्प्ले करके लगाना पड़ेगा। कौन सी जगह पे, कोई भी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे। अगला पॉइंट, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आपको उसे भी एक डिस्प्ले करके ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब कॉन्स्पिशियस प्लेस पे आपको लगाना पड़ेगा जहाँ से उसे आराम से पढ़ा जा सके, देखा जा सके। अगली बात जो आती है हमारी ध्यान रखने वाली, वो ये है कि 40 मतलब 40 बेसिक मेडिसिन है जो आपकी हर वक्त आपके सेंटर में पड़ी होनी चाहिए या आपके क्लिनिक में रहनी चाहिए, और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। 40 बेसिक मेडिसिन का, प्लस जो भी आपका बेसिक इक्विपमेंट्स है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका बिल्कुल होना चाहिए। ये एज पर द गाइडलाइंस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो भी आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेसिक इक्विपमेंट्स है वो आपकी हमेशा मौजूद होनी चाहिए आपके क्लिनिक में या फिर आपके सेंटर में। प्लस आपका जो रिसेप्शन एरिया हो वो आपका 35 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और जहाँ पे आप डॉक्टर से जहाँ पे आप पेशेंट से ट्रीट करें, जहाँ पे आप उन्हें, जो आपका कंसल्टेशन एरिया हो वो आपका 10 स्क्वायर फीट का होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। और अगर आप डेंटिस्ट है तो आपका 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, प्लस आपके साथ असिस्टेंट का होना भी मैंडेटरी है। तो ये आपकी बेसिक गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो अप करना ही करना है एनी हाउ। प्लस जो भी आप जिन भी पेशेंट्स को आप ट्रीट कर रहे हैं, जो भी आप मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या जिस भी तरह की उन्हें डिसीज़ है, उन सब का आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा रिकॉर्ड जो होगा आपका वो इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट होगा, और एवरी मंथ आपको ये सबमिट कराना पड़ेगा, आइदर इन द स्टेट बोर्ड और इन द नेशनल बोर्ड। आपको जो भी रहेगा आपको वहाँ पे उस अथॉरिटी में सबमिट कराना पड़ेगा एवरी मंथ। तो ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट करना रहेगा, जो भी आप पेशेंट्स को डील कर रहे हैं या जो भी उनकी डिसीज़ रहेंगी। अगला हम देखते हैं कि किन किन स्टेट्स में या किन किन जगह पे ये एक्ट को एकदम से अडॉप्ट कर लिया गया था या किन जगह पे इनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, जहाँ पे इन्हें बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करा गया है। तो एक बार इस तरफ भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, या आपका बिहार, झारखंड हो गया, इन जगहों पे आपका ये ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया गया था।
एक्ट बेसिकली क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आपके इन जगहों पे अडॉप्ट कर लिया गया था। अब आता है आपका हरियाणा, छत्तीसगढ़, मेघालय या त्रिपुरा, इन जगहों का अपना खुद का ही एक सेपरेट एक्ट है। ये आपका CEA को से कोई इनका रिलेशन नहीं है, इनका खुद का ही एक सेपरेट अलग एक्ट है। अगला आता है आपका वेस्ट बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, ठीक है, और दिल्ली। इन जगहों पे अभी तक इनका कोई एक परफेक्ट स्टेटस नहीं है, मतलब ये 100% ऑपरेशनल नहीं है। अगला आता है आपका गुजरात, केरला, गोवा। ये 3 जगह ऐसी है जिनके पास ना खुद का कोई सेपरेट एक्ट है, ना ही ये CEA को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ स्टेट्स थी जहाँ पे हमने पढ़ा कि किन किन जगहों पे अप्लाई है, किन किन जगहों पे बिल्कुल अप्लाई नहीं है, और कहाँ पे कोई भी तरह का ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। एक और हमारी कैटेगरी है, डैट इज आंध्र प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। ये जो 3 जगहें आपका जैसे ही ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसी वक्त लागू कर दिया गया था वहाँ पे। So yes, that is all about the act, and I am also providing a link below in a description box. So any of you really want to get your clinical establishment registered, so you just go ahead with the link. And yeah, that's up for the session. If you people have any kind of doubt or a query, just write it down in the comment section. I'll definitely answer that. And yeah, thank you for listening.